हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 7 की वर्कशीट नंबर 10 जो कि 25 अगस्त 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है सामाजिक विज्ञान। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है दिल्ली के सुल्तान। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास के अध्ययन के लिए हम अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य के माध्यम से काफ़ी सूचना प्राप्त करते हैं। देखो, अगर हमें इतिहास का अध्ययन करना है, पुराने समय के बारे में जानना है, तो तब के सिक्के और अभिलेख और स्थापत्य का मतलब होता है तब की बने हुए जो भवन हैं उनका क्या तरीका था, किस तरीके से बनाए गए थे। ये सारी चीज़ों का अध्ययन करके हम पुराने समय के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। मगर और भी महत्वपूर्ण है वे इतिहास, तारीख, तवारीख जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फ़ारसी में लिखे गए थे। तो सल्तनत काल की अगर हम बात करें तो उस समय इतिहास का एक हिस्सा, यानी कि जिसको हम एक वचन में तारीख कहते हैं और बहुवचन में तवारीख कहते हैं, वो चीज़ें लिखी गई थी। और इनके माध्यम से भी हम स्पेशली सल्तनत काल के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। और इनकी भाषा थी फ़ारसी। और उस समय सल्तनत काल में जो शासन था वो भी फ़ारसी भाषा में ही किया जाता था, यानी प्रशासन की अगर हम भाषा कहें तो वो फ़ारसी भाषा ही थी। देखिए, तारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। यानी इन तारीख को लिखने वाले जो लोग थे वो अच्छी अच्छी पोस्ट पे हुआ करते थे और काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। तो ये अलग अलग घटनाओं का वर्णन भी इन तवारीख में किया करते थे और साथ ही शासकों को कि किस तरीके से उस क्षेत्र का शासन चलाना चाहिए इस संबंधी सलाह भी दिया करते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। तो वो चाहते थे कि जो शासन है वो न्याय संगत तरीके से चले, जहाँ पे किसी का शोषण ना हो, किसी के खिलाफ कोई बात ना हो। इसके अलावा हमें कुछ और जानकारी भी दे रखी है कि तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। गांव में वो शायद ही कभी जाते होंगे या रहते होंगे। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम या इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। मतलब कि वो अपने इस इतिहास को इस तरीके से लिखते थे कि जिससे इनको पढ़ने वाले सुल्तान काफ़ी खुश हो जाएं और उन्हें बहुत सारे, ढेर सारे इनाम दें। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। तो हम जानते हैं कि लिंग भेद करना या फिर जन्म के आधार पर कि कोई ब्राह्मण के घर में जन्मा है तो उसके अलग विशेषाधिकार होंगे, कोई शूद्र के घर में जन्मा है तो उसके साथ कुछ अलग तरीके से व्यवहार किया जाएगा, ये गलत है। लेकिन फिर भी ये तवारीख के लेखक ऐसा किए जाने पर बल देते थे क्योंकि इससे इन्हें फ़ायदा होता था। जो शासक थे वो काफ़ी खुश होते थे और इन्हें इनाम देते थे। उनके विचारों से लोग सहमत नहीं होते थे। तो अब क्योंकि ये जो भी लिख रहे थे उनमें से काफ़ी चीज़ें तो ये सिर्फ इसलिए लिखते थे कि शासक उससे खुश हो पाए, तो इसलिए जो आम जनता थी वो इनसे बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हुआ करती थी। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली तोमर साम्राज्य की राजधानी बनी थी। यानी दिल्ली सबसे पहले राजधानी तोमर साम्राज्य के टाइम पे बनी थी, यानी तोमर राजपूतों के समय या काल में। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों का अजमेर के चौहानों ने परास्त की। देखो हुआ क्या कि 12वीं सदी का मतलब होता है 1100 से लेकर 1200 के बीच का समय। तो इस बीच में तोमर और चौहानों के बीच में युद्ध हुआ और चौहानों ने इन तोमरों को पराजित कर दिया, हरा दिया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक समृद्ध केंद्र बन गई। तो दिल्ली उस समय से 12वीं सदी से ही लेकर काफ़ी एक अच्छा केंद्र रहा है, महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। और इस समय हम देख रहे हैं कि ये वाणिज्य केंद्र बन चुका था, कब? 12वीं सदी में ही। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। तो दिल्ली में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण 12वीं शताब्दी में ही हो गया था। किनके द्वारा हुआ था? तो जैन व्यापारियों के द्वारा इन मंदिरों का निर्माण किया गया था। यहाँ दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में थे।
तो सिक्के भी डाले जाते थे उस समय दिल्ली में, और उनका नाम था दहली वाल। 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, यानी कि 13वीं शताब्दी में क्या हुआ कि जो राजपूत हैं, तोमर हैं, ये सब हार गए और यहाँ पे अब से किसका शासन हो गया? सुल्तानों का यहाँ पे शासन शुरू हो गया। किसका शासन? सुल्तानों का शासन शुरू हो गया। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। सल्तनत का मतलब सुल्तान का शासन, और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। अब दिल्ली तो राजधानी बन गई, पर इस दिल्ली से ही दिल्ली के आसपास के इलाकों का नियंत्रण यहीं से होने लग गया था। ठीक है, तो इस तरीके से दिल्ली एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था 12वीं शताब्दी से ही। अब इसके बाद हम कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे। इसके पहले देखो यहाँ पे दिल्ली के शासक, पहले है राजपूत वंश, और इसके बाद यहाँ पे देखो तुर्की शासक, और इन सब का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। फिर है खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। तो इनमें कौन कौन से राजा थे, किस समय थे, आप ये सब यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद देखो पहला प्रश्न है कि इतिहास के अध्ययन के लिए कौन कौन से स्रोत हमारी सहायता कर सकते हैं। तो इतिहास के कौन कौन से स्रोत हैं? पहला तो देखो अभिलेख, सिक्के, स्थापत्य कला, और इसके अलावा हमने देखा था तवारीख। ये सारी चीज़ें हमारी इतिहास को पढ़ने और समझने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है दूसरा प्रश्न कि तवारीख का अध्ययन किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। तो इसका उत्तर देखते हैं। तो देखिए, तवारीख के अध्ययन से हमें उस समय के शासकों, प्रशासन के तरीके आदि के बारे में जानकारी मिलती है। तो अगर हम इन तवारीखों का या तारीखों का अध्ययन करते हैं तो हमें तब के समय के जो शासक थे, उनके शासन के तरीके थे, इन सभी के बारे में बहुत अच्छी खासी जानकारी मिलती है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न है कि तवारीख के अध्ययन की सीमाओं का वर्णन कीजिए। यानी कि तवारीख के अध्ययन से हम क्या क्या चीज़ें पता नहीं कर सकते हैं या क्या हमारी सीमाएं आ जाती हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे, और उनके विचारों से लोग सहमत नहीं होते थे। तो ये सारी सीमाएं हैं तवारीख की। ठीक है, उसके बाद चौथा प्रश्न है कि पता लगाइए कि दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार के निर्माण में किन किन शासकों का योगदान है। कुतुब मीनार के संदर्भ में अन्य जानकारी एकत्र कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक और शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ये दो ऐसे शासक थे जिन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत करी थी और बाकी बचा हुआ काम शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने पूरा किया था। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन है कि कुतुब मीनार के संदर्भ में अन्य जानकारी एकत्र कीजिए। तो आप अपने पेरेंट्स से बात करके, या अगर आप वहाँ घूमने गए हैं तो इन चीज़ों के द्वारा आपको जो भी जानकारी है कुतुब मीनार के बारे में, वो सब आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और अपनी टीचर के साथ शेयर कर देंगे। तो आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। थैंक यू।